दोस्तों, बालोत्रा आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं। हिंदी में हम वर्ण विचार नामक टॉपिक था, उसे हमने कंप्लीट किया दोस्तों। उसमें हमने क्या क्या जाना था वो आपने देख लिया होगा। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले जितने भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम दोस्तों बिना देरी किए हमारा अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे रीट के सिलेबस के अनुसार जो भी हमारा अगला टॉपिक है उसको हम इकाई यूनिट संख्या 1 एवं 2 को कंबाइन रूप से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा टॉपिक में है कि शब्द ज्ञान, उसको हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमें वालाराम जी ने एक प्रश्न पूछा था कि वर्ण एवं शब्द में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम शब्द से प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, वर्ण है वो एक सार्थक ध्वनि है। केवल एक ध्वनि होती है, एक सार्थक ध्वनि होती है। एक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। दोस्तों, सार्थक ध्वनि का अर्थ होता है, एक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। सार्थक ध्वनि का मतलब होता है कि जो भी ध्वनि प्रोड्यूस होती है उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थहीन जो भी ध्वनि होती है, एक ध्वनि अर्थहीन होती है तो उसे हम वर्ण नहीं कहते हैं। जब ध्वनि को हम बोलते हैं उसको लिखित रूप में हम ले आते हैं लिपि चिन्हों के द्वारा, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आगे हम समझते हैं कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है। तो इसके बाद में हम जानते हैं शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, इसको भी मैं क्लियर कर दूं कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह जो सार्थक अर्थ देता हो। दोस्तों, ये है शब्द की परिभाषा और यह है वर्ण की परिभाषा। इसके बारे में हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण, जो ये एक वर्ण था, ये दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं, उनका समूह हो जाता है, तो जब वह एक सार्थक अर्थ देने के लिए सक्षम हो जाते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास दो वर्ण हैं, एक है ज और एक है ये ल। इन दोनों का समूह कर दिया, मिला दिया तो जल बना। ये एक शब्द है दोस्तों, तो इसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द और वर्ण के जो अंतर था, शब्द किसे कहते हैं वो आपके समझ में आ गया होगा, और वर्ण किसे कहते हैं वह भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वर्ण है जो वर्णों की माला है, वर्णमाला, उसके बारे में हमने पिछली 3 क्लास लगाई थी। और शब्द है उससे आज हम आगे प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शब्द विचार के बारे में जानते हैं। हमारा सिलेबस का पार्ट है शब्द ज्ञान। तो दोस्तों, अभी से हम शब्द ज्ञान से प्रारंभ करते हैं कि शब्द ज्ञान क्या होता है। शब्द के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।
दोस्तों प्रत्येक भाषा होती है, उसके शब्द होते हैं, शब्दों का कोश होता है। तो हिंदी थी वह हमारी किस भाषा से बनी हुई है? हिंदी की जो जननी है संस्कृत भाषा है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में हम अध्ययन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें जानते हैं और उसमें से हमारे जो विचार शब्द ज्ञान है जो हमारा सिलेबस में है उसे हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम केवल ओवरव्यू देखते हैं कि दोस्तों जो हमारे शब्द है, शब्दों का हिंदी भाषा की जननी। सबसे पहले तो हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी भाषा की जननी क्या है दोस्तों, बताइएगा। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। क्या है दोस्तों? संस्कृत है वो हिंदी भाषा की जननी है। तो ये भी स्वाभाविक है कि हिंदी में कई ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृत से आए होंगे। फिर धीरे धीरे हमारी देशज भाषाएं हैं, यहाँ पर भी हमने सुविधा के अनुसार शब्द बना लिए। उसके बाद में व्यापार है, विभिन्न प्रकार के लोग हमसे, संस्कृतियों के विभिन्न प्रकार के लोग व्यापार के माध्यम से अन्य किसी भी माध्यमों से हमारे हिंदी भाषी लोगों के संपर्क में आए, तो हिंदी ने उनके शब्दों को भी अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे करते करते हिंदी के शब्दों में बहुत ही वृद्धि हो गई, शब्दकोश एक समृद्ध हो गया। इसके बाद में हम शब्दों को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के भागों में वर्गीकृत करके इसका अध्ययन करते हैं कि कौन से शब्द कहाँ से आए हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको हम जानते हैं। इसके बारे में हम शब्द ज्ञान कहते हैं। आज हम सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि शब्दों के भेद, इन सभी आधारों पर शब्दों के भेद के बारे में बात करते हैं। तो हम शब्द भेद के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों शब्दों के भेद 4 होते हैं, विभिन्न आधारों पर 4 प्रकार से हमने इनको वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसको उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत व इतिहास के आधार पर। इसके आधार पर उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर दोस्तों सबसे पहला जो हमारा इसका वर्गीकरण है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास एवं बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर हमने 5 प्रकार से शब्द को बांटा है। इसको 5 प्रकार के शब्दों में बांटा है दोस्तों। दूसरा हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर हमने, रचना का मतलब होता है कि शब्द का स्ट्रक्चर कैसे हुआ है, कैसे बना है। तो इसको हम 3 प्रकार के भागों में बांटते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के भागों में इनको बांटते हैं। आगे ये 3 भागों में विभक्त और हुआ है। इसके बाद में हमारा तीसरा प्रकार है वह प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। प्रयोग या व्याकरणिक परिवर्तन के आधार पर। इसको दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? विकारी एवं अविकारी शब्द। और इसके बाद में हमारा चौथा प्रकार है वह अर्थ के आधार पर है। अर्थ के आधार पर। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे शब्द है वो कितने प्रकार के हैं, किन आधारों पर हमने इनको वर्गीकृत किया है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारे सिलेबस में है उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद में सिलेबस के अनुसार अच्छे तरीके से उनको गहराई से अध्ययन करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है कि शब्दों को हमने विभिन्न आधार पर 4 प्रकार के 4 आधारों पर वर्गीकृत किया है। 4 में से पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका स्रोत कहाँ से निकला है,
किस भाषा से उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, उसका इतिहास क्या है, स्रोत क्या है, उसके आधार पर हमने शब्दों को वर्गीकृत किया और ये 5 प्रकार के हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमने रचना या बनावट के आधार पर कि शब्द किस आधार पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनके आधार पर हमने 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया। इसके बाद में हमने प्रयोग या जो व्याकरणिक शब्द में परिवर्तन होते हैं, कुछ शब्दों में परिवर्तन होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं, तो इन प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर हमने 2 प्रकार के भागों में इनको वर्गीकृत किया दोस्तों। इसके बाद में हमने अर्थ के आधार पर कौन सा शब्द कैसा अर्थ देता है, एक ही अर्थ देता है या उसके प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ देता है, इस प्रकार पर हमने अर्थ के आधार पर तो विभिन्न प्रकार के शब्दों को हमने 4 आधारों पर वर्गीकृत किया दोस्तों। अब हम इससे आगे की बात करते हैं तो इतिहास या स्रोत के आधार पर कितने शब्द है, कितने शब्दों के कितने प्रकार है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इतिहास के आधार पर शब्द, इतिहास के आधार पर शब्द कितने भागों में बांटे गए हैं दोस्तों, तो ये हमने 5 भागों में विभक्त किए। पहला तो है तत्सम, तत्सम है दोस्तों, पहला तत्सम। पहला हमारे पास तत्सम है, दूसरा हमारे पास तद्भव है दोस्तों। तद्भव इनको अच्छे तरीके से बाद में समझेंगे, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद में तीसरा है वो देशज और चौथा है वह देशज के बाद में विदेशी दोस्तों, देशज और विदेशी। इसके बाद में संकर, संकर शब्द या मिश्रित शब्द। ये 5 प्रकार के भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांटे गए हैं। कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है दोस्तों, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्सम शब्द, तत् धन सम से बना है ये शब्द। तत् धन सम से मिलकर ये शब्द बना है। इसका अर्थ होता है उसके जैसा, उसके जैसा, उसके किसके जैसा, अपनी जननी संस्कृत के जैसा। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के, इसको आगे हम बाद में अच्छे तरीके से समझेंगे जब इनकी बात आएगी। अब हम और भी देखते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द है, हिंदी में संस्कृत के जैसे ही जैसे के जैसे प्रयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे शब्द है जो संस्कृत में जैसे है वैसे के वैसे, ज्यों के त्यों तत्सम उसके समान ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तद्भव का मतलब होता है कि इनमें परिवर्तन उत्पन्न हो गया, अपने अनुसार ये हिंदी में परिवर्तित हो गए। मतलब है कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन संस्कृत के शब्दों के, संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन आ गया, में बदलाव के आधार पर में बदलाव आया और उस बदलाव के आधार पर हमने उसको अपनी जनमानस की भाषा हिंदी में परिवर्तित कर लिए। ये हिंदी के शब्द हो गए। संस्कृत के शब्दों में बदलाव आया और हिंदी में अपनी अनुसार, अपने जो आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे समय के अनुसार परिमार्जित होते रहते हैं शब्द। तो ऐसे ही ये तत्सम से ही तद्भव बने हैं। जो पहले तत्सम थे संस्कृत में, उसको ही तद्भव में उसका रूप परिवर्तित हो गया, अपभ्रंश हो गए, उसे हमने तद्भव कहा। उसके बाद में दोस्तों देशज शब्द है। तो देशज का मतलब है कि हमारे देशी शब्द जो जनता ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दों का निर्माण किया, आवश्यकता के अनुसार
शब्दों का निर्माण किया। ये हमें जहाँ पर जो जो आवश्यकता नज़र आई उनके शब्द हमने बना लिए दोस्तों। तो ये शब्द है वह मनगढ़ंत शब्द से भी आए हैं। उसके बाद में कोल, संथाल ये भाषा हैं उधर से भी आए हैं। द्रविड़ भाषाओं के शब्द है वो भी आए हैं। मतलब हमारी देश की जितनी भाषाओं के शब्द है उनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार नए शब्द बना लेते हैं, तो वह देशज शब्द कहलाते हैं दोस्तों। अब हम विदेशी शब्द का मतलब है कि देश के बाहर की जितनी भी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं। कौन सी भाषाएं? विदेशी भाषाओं के शब्द। विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं। दूसरी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे चीनी शब्द, जैसे चाय है ये चीनी शब्द है। इसके बाद में अंग्रेजी शब्द स्कूल, फारसी, ये सारे के सारे, उर्दू के, ये पुर्तगाली, ये सारे के सारी भाषाओं के शब्द है वह विदेशी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं संकर शब्द या मिश्रित शब्द। ये दो भाषाओं या दो विभिन्न प्रकार के शब्दों से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, के मेल से बने शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे दोस्तों रेल और गाड़ी, ये ऐसे कई शब्द हैं जो संकर शब्द के उदाहरण हैं। दो भाषाओं के शब्द मिलकर के पुलिस वाला, ऐसे सारे शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। दोनों का जो उत्पत्ति है विभिन्न अलग अलग प्रकार से हुई है, तो उसको हम संकर शब्द कहते हैं दोस्तों। अब हम इससे आगे की बात करते हैं, तो दूसरा हमारा प्रकार लेते हैं कि रचना के आधार पर रचना शब्दों की कैसे हुई है। तो ये हमारे जो इधर के हमारे टॉपिक में से तत्सम हमारे सिलेबस में है, तद्भव हमारे सिलेबस में है, विदेशी शब्द हमारे सिलेबस में है दोस्तों। और जो विदेशी के बाद में जो शब्द है देशी शब्द, ये भी हमारे सिलेबस में है। संकर शब्द है वो हमारे सिलेबस में नहीं लग रहा है। तो इन चारों शब्दों को जो के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द है, उनको हम अच्छे तरीके से आगे बहुत ही विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में शब्द का जो दूसरा प्रकार है दोस्तों, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर किसके आधार पर है दोस्तों? रचना के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर मतलब ये है कि शब्द कैसे बना है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। तो रचना के आधार पर हमने बात की थी कि शब्द है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास रूढ़ शब्द आता है। कौन सा आता है दोस्तों? रूढ़ शब्द आता है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। बताइएगा कि रूढ़ शब्द है वह कौन सा होता है। रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि जो परंपरा से चले आ रहे शब्द होते हैं, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, उनका वही अर्थ होता है जो हमने उसका माना था, और उसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह शब्द होता है वो एक ही इकाई में होता है, मतलब उसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि परंपरा से चले आ रहे शब्द, परंपरा से चले आ रहे शब्द जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, दूसरा कोई अर्थ नहीं
होता, मतलब ये शब्द होता है वह एक इकाई अर्थात एक इकाई के रूप में होता है, एक इकाई के रूप में होता है। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों ये शब्द है रूढ़ शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। बात समझ में आ गई है दोस्तों आपको? तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सार्थक टुकड़े का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास शब्द है स्त्री, स्त्री को हम इसका अर्थ हमने जब से बनाया था वह यही है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। इसके बाद में इसको हम अलग कर देंगे तो इसका कोई सार्थक टुकड़ा नहीं बना, इसलिए हम इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जो रूढ़ हो गया, अपने आप में अर्थ हो गया। जैसे इसको शुरुआत से पेन कहा तो इसे पेन ही कहेंगे जिस भाषा में। तो ये एक, इसके बाद में रोटी, ये इसके उदाहरण है, रोटी है, गाय है, ये इनके उदाहरण है। ये रूढ़ शब्द है कि जब से हमने परंपरा के रूप में उसे गाय कह दिया तो वो गाय ही कहलाएगी। तो गाय शब्द है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं बन रहा, ये अपने आप में रूढ़ हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में ये रूढ़ शब्द आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब हम दूसरे शब्द के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर हमारे पास दूसरे शब्द है यौगिक शब्द। कौन से हैं दोस्तों? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्दों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। यौगिक शब्द है वह योग धन इक प्रत्यय से बने हैं, और यौगिक शब्द है वो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द है, उन रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं और जिनका कोई पृथक अर्थ नहीं होता है। दोनों का पृथक पृथक अर्थ भी होता है लेकिन मिलकर के भी उनका अर्थ वही होता है, इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, इसकी हम परिभाषा लिख देता हूँ। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलकर के यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक, जो इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है योग धन इक, इक प्रत्यय लगने से यौगिक बन गया, इस पर डबल मात्रा आ गई तो योग धन इक है, जो निर्माण शब्द का निर्माण करते हैं। योग रूढ़ और रूढ़ शब्द मिलकर के यौगिक शब्द बने। इसका हम स्ट्रक्चर देखें, इसके संरचना देखें तो रूढ़ शब्द धन रूढ़ शब्द, दो रूढ़ शब्द मिले तो कौन सा शब्द बना दोस्तों? यौगिक शब्द बना। यौगिक शब्द बना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये हमने बात समझ में ली है। अब इनको है वो हम पृथक कर भी सकते हैं, इनके टुकड़े कर सकते हैं। इन दोनों शब्दों को हम पृथक कर सकते हैं। इन दोनों को पृथक कर सकते हैं। इन दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है लेकिन संयुक्त रूप से भी वही अर्थ होता है उसका बोध। इसका यौगिक शब्दों का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। इन शब्दों का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। अर्थ परिवर्तित नहीं होता। इनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे दो शब्द है वैसे ही रहेंगे। जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय,
विद्या धन आल्य, तो इनका कोई अर्थ में परिवर्तित नहीं हुआ। जब ये दोनों मिले रूढ़ शब्द तो ये विद्यालय बन गया। इनमें किसी भी प्रकार का कोई अर्थ है वह परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे राष्ट्र धनपति, राष्ट्र धनपति, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो भी इनके अर्थ में कोई परिवर्तित नहीं होगा। राष्ट्रपति, इन दोनों को अलग अलग, ये रूढ़ शब्द है दोनों, इनको अलग अलग अर्थ निकालोगे तो भी वही होगा, और जब यौगिक बना के अर्थ देखोगे तो भी वही होगा। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि प्रेम और सागर, प्रेम का सागर। तो दोस्तों इसे हम, प्रेम का सागर है, उसमें किसी भी प्रकार का अर्थ में परिवर्तित नहीं हुआ। तो यौगिक शब्द है वह दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब हम इसका अगला प्रकार है उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो अगला, पहला हमारा पास रूढ़ शब्द थे, दूसरे हमारे पास यौगिक शब्द थे। अब हमारे पास तीसरे रचना या बनावट के आधार पर तीसरे शब्द है वह योग रूढ़ शब्द। कौन से हैं दोस्तों? योग रूढ़। योग से बने हुए शब्द जो रूढ़ हो जाते हैं उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, इनका अर्थ ये होता है कि दो अलग अलग जो अर्थ देने वाले शब्द है तो उसका, जैसे अब हम इसकी बात कर देते हैं कि दो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द मिल करके योग हो करके एक विशेष अर्थ देते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो दोनों मिलने के बाद में वो एक विशेष अर्थ देते हैं और वह अर्थ है वह रूढ़ हो जाता है, और वह अर्थ रूढ़ हो जाता है। मतलब ये है कि दोस्तों हमने यौगिक में बात की थी कि दो जो अलग अलग शब्द है मिलकर के वही अर्थ देते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग शब्द है वह मिलकर के अलग अर्थ देते हैं, जो उसका अर्थ होता है वह अर्थ नहीं देते हैं। जैसे पीताम्बर, क्या दोस्तों? पीताम्बर। जैसे पीत का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? पीला। पीत का अर्थ होता है पीला, और अंबर, पीताम्बर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। ये दोनों का अलग अलग अर्थ है कि पीला वस्त्र है। इसका हम जब अलग साथ में हो जाएगा तो ये पीताम्बर हो गया। क्या हुआ दोस्तों? पीताम्बर, जिसका अलग अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु। जब ये अलग अर्थ देने लग गया, पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु, तो जब इसका अलग अलग अर्थ था पीत, और पीत का अर्थ था पीला, अंबर का अर्थ होता वस्त्र, यदि हम इन्हें यौगिक रूप में देखते तो पीला वस्त्र हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये पीले वस्त्र की बजाय पीताम्बर का अर्थ किसी कोई और ही निकल रहा है, एक विशेष अर्थ दे रहा है, और ये रूढ़ हो रहा है कि पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु। तो इसे हम, ये पीताम्बर शब्द है वो विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया, इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर देते हैं कि यौगिक एवं योग रूढ़, इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। एक हमारे पास योग रूढ़ शब्द है और एक हमारे पास यौगिक शब्द है। इन दोनों में हम अर्थ करना जानते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, इधर है वह अर्थ परिवर्तित होता है, अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। यौगिक शब्द होते हैं वहाँ पर अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, और योग रूढ़ शब्द है यहाँ पर अर्थ परिवर्तित हो जाता है।
अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मोटे मोटे हमने रचना के आधार पर जो भी शब्द थे, कैसे शब्दों की रचना हुई, उनके आधार पर हमने बात कर दी है और दोनों में अंतर भी जान लिया है। यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम जो हमारा अगला प्रकार है, अगला भेद है शब्द का, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगली हम बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर या रचना के प्रयोग के आधार पर या फिर व्याकरणिक परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद जानते हैं। तो तीसरा हमारा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कि शब्द का प्रयोग कैसा होगा, आधार पर या फिर व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक परिवर्तन के आधार पर, व्याकरणिक परिवर्तन के आधार पर। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये हमारे पास दो प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के? इनको हमने आगे दो प्रकार के भागों में बांटा है। इनके दो भेद होते हैं। एक हमारे पास होता है विकारी शब्द। कौन सा होता है दोस्तों? विकारी शब्द, और ये आगे चार भागों में बांटा गया है। दूसरा हमारे पास शब्द होता है अविकारी शब्द। इसे भी चार भागों में बांटा है। इसे हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय शब्द का मतलब होता है दोस्तों कि ये खर्च नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, जैसे होता है वैसे ही रहता है। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों विकारी शब्द है वो कौन से हैं और अविकारी शब्द है वो कौन से हैं। तो विकारी शब्द का मतलब होता है कि अर्थ परिवर्तित होता है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के आधार पर, एवं काल के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है। विकार उत्पन्न होता दोस्तों क्या होता है? लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के आधार पर इनमें विकार उत्पन्न होता है। उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। मतलब लिंग भी बदल सकता है, उनका काल भी बदल सकता है, और इनके वचन बदल सकते हैं, पुरुष बदल सकते हैं, काल बदल सकते हैं। ऐसे शब्द जिनके ये पांचों बदलते हो उसमें हमें विकार उत्पन्न हो सकता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल के आधार पर, काल के आधार पर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है, वह नहीं होते हैं। इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 के लिंग है, वचन, पुरुष। ये हमारे पास पुरुष, लिंग, वचन और काल के आधार पर जो हमारे अर्थ जानना है, इनका कौन सा लिंग है, कौन सा अर्थ है, ये हमारे यूनिट नंबर 2 का टॉपिक्स है। यूनिट नंबर 2 का ये हमारा भाग है। इसके केवल इन टॉपिक्स के 5 मार्क्स है हमारे यूनिट नंबर 2 के। दोस्तों आप समझिएगा कि कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिंग है हमारे पास, और वचन है, और हमारे पास काल है,
इनको परिवर्तित करना और इनका अर्थ जानना, ये हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट नंबर 2 का ये हमारा सिलेबस है। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। अब हम जो शुरुआत की है वो यूनिट नंबर 1 और 2 को कंबाइन रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए टॉपिक्स है। ये बात आपके समझ में आ गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। अविकारी एवं विकारी शब्द को हम जानते हैं, ये हमारा पूरा सिलेबस में है, इसलिए इन्हें हम अच्छे तरीके से आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो विकारी शब्द है जो ये लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर किन किन शब्दों में जो है परिवर्तन होता है। तो ये हमारे पास 1 नंबर है संज्ञा, संज्ञा में, और 2 नंबर हमारे पास सर्वनाम है और सर्वनाम, और 3 नंबर हमारे पास विशेषण है, और 4 नंबर हमारे पास क्रिया है। जिनमें हमारे पास इन चारों टॉपिक्स में हमारे पास है लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर हमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये भी हमारे पास यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है, 1 का पार्ट्स है। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास अविकारी शब्द है। वह अविकारी शब्द भी हमने जाना था कि 4 है, वह कौन कौन से है। तो इसका भी 1 नंबर है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के बाद में दोस्तों हमारे पास संबंध बोधक है, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और हमारे पास इसके बाद में समुच्चय बोधक भी दोस्तों हमारे पास है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा जो हमारे पास है दोस्तों वो विस्मयादि बोधक शब्द है। कौन से हैं दोस्तों? विस्मयादि, विस्मयादि दोस्तों कौन से हैं? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक शब्द दोस्तों। अब जो हमारे पास ये 4 शब्द है विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण का अर्थ होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। सबसे पहले हम विकारी शब्दों से बात करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू जान लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है ये पूरा का ये हमारे यूनिट नंबर 1 में है, और ये भी यूनिट नंबर 1 में पूरा है। इसे हम अलग से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब हम दोस्तों जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, हमारे जो भी है जिनका नाम होता है, उन नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी को किसी वस्तु का संज्ञा दे देना। जैसे इसको हमने संज्ञा दे दी कि ये पेन है, तो इसका नाम पेन पड़ा, इसलिए इसको संज्ञा कहा। तो ये संज्ञा का अर्थ आपको समझ में आ गया दोस्तों। मोटे तौर पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जब हम इनकी बात करेंगे तो आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है दोस्तों। सर्वनाम का मतलब होता है कि जब हम वाक्य को अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं तो बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य अच्छा नहीं लगता। जैसे ओम प्रकाश ने उसको कहा, फिर ओम प्रकाश ने ऐसे किया उसने, तो उसकी जगह पर बार बार संज्ञा रिपीट ना हो, इसलिए उसके संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है कि हम जो कार्य करते हैं या कार्य का होना या करने का जो बोध होता है, उन शब्दों को, जिस शब्दों में हम उसे व्यक्त करते हैं, उन शब्दों का अर्थ होता है क्रिया। तो किसी कार्य का होना या करना को हम क्रिया कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे धीरे 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 चलती है। तो चलती में धीरे धीरे क्रिया विशेषण लगा, तो धीरे को हम बदल नहीं सकते, धीरा ऐसे नहीं कर सकते। अब संबंध बोधक है, जो दो वाक्यों के बीच में संबंध बताते हैं, दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताते हैं, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर समुच्चय बोधक होता है दोस्तों। समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि एक ग्रुप में वस्तुओं को करने के लिए जो समुच्चय बनाए जाते हैं, उनका बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर विस्मयादि बोधक, हमें विस्मय उत्पन्न होता है, दुख होता है, सुख मिलता है। जब हम एकदम विस्मय में होकर के जब हम कुछ भी कहते हैं तो उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं दोस्तों। ये हमें अच्छे तरीके से समझ लिया है। और इस पूरे जो प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्द है, व्याकरणिक परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है, इनको हम अच्छे तरीके से अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे ये सिलेबस का बहुत ही अच्छा पार्ट्स है, अहम पार्ट्स है। इधर से बहुत ही हमारे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इधर से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो यूनिट नंबर 2 है वो यहाँ से कंप्लीट है। फिर हमारे यूनिट नंबर 1 के भी कुछ एक पार्ट्स इससे लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार है, वह अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो अर्थ के आधार पर हमारे पास दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के है। जो उसका अर्थ ये होता है कि हम प्रयोग एक ही अर्थ होता है या अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द क्या क्या अर्थ देते हैं, उनके अर्थ के आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों इसका हमारा पहला पार्ट है, पहला भाग है, वो एकार्थी शब्द है। क्या है दोस्तों? एकार्थी शब्द मतलब ये है कि वह अर्थ एक ही अर्थ देता है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, जब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है दोस्तों। एक ही अर्थ का मतलब ये होता है कि हम प्रकरण के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इनका अर्थ नहीं बदलता। जैसे दिन को कहीं पर भी उसका प्रयोग करोगे तो वो नहीं बदलेगा, दिन का अर्थ दिन ही होगा। जैसे धूप है, लड़का है, तो लड़का का अर्थ लड़का ही होगा, वह कभी लड़की नहीं हो सकता, इसका अर्थ नहीं बदल सकता। नदी का भी कोई अन्य अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ देने वाले ये शब्द है। तो दोस्तों एकार्थी शब्द है, वह भी हमारे यूनिट नंबर 1 का पार्ट्स है, इसको भी हमें पढ़ना है, समझना है। इसके बाद में हमारे पास अनेकार्थी शब्द है, दूसरा हमारा शब्दों का प्रकार है दोस्तों अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, इसका अर्थ होता है कि अनेक अर्थ देने वाले शब्द, मतलब है कि प्रकरण के अनुसार अनेक या भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द, मतलब है दोस्तों कि ऐसे शब्द जो उसका उच्चारण एक ही है, लिखे भी एक ही प्रकार से जाते हैं, लेकिन उनका जब हम प्रकरण के अनुसार अर्थ देखते हैं तो वो अलग हो जाता है। जैसे हमने एक अर्थ लिया, एक शब्द लिया कर, तो कर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक तो हमारे पास टैक्स भी होता है, इसका अर्थ टैक्स होता है। दो हाथ होता है, एक कर का अर्थ हमारे पास, एक कर का अर्थ टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं। एक कर का मतलब करना भी होता है। तो ये हमारे पास इसके प्रसंगानुसार, किसके अनुसार? प्रसंगानुसार अर्थ बदलते हैं, अनेक अर्थ देते हैं। प्रसंगानुसार अनेक अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं दोस्तों। अब हम इसके अगले प्रकार की बात करते हैं। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो दोस्तों इनको हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो तीसरा हमारा इसका प्रकार है
पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे से समानता रखते हैं, या एक दूसरे के अर्थ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, एक दूसरे के अर्थ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, लगभग समान अर्थ देते हैं दोस्तों ऐसे शब्द। अब हम बात करते हैं कि विलोम शब्द, चौथा हमारा इसका प्रकार है विलोम शब्द। क्या है दोस्तों? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ हमने समझ लिया है कि क्या होता है, हमने जानते हैं। तो विलोम का अर्थ होता है कि बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। ऐसे शब्द है जो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द है उनको हम विलोम शब्द कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि समुच्चरित शब्द। अगले शब्द के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका हमारा अगला प्रकार है कि समुच्चरित शब्द, मतलब एक जैसे उच्चारित होते हैं, उच्चारण एक जैसा होता है। कौन से शब्द हमारे पास दोस्तों? समुच्चरित शब्द। समुच्चरित शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जो समान रूप से उच्चारित होते हैं, जिसे हम युग्म शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब है कि एक जैसे उच्चारित होते हैं, श्रुति सम होती है लेकिन अर्थ भिन्नार्थक होते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मतलब ये है कि जैसे एक हमने लिखा आदि, एक हमने लिखा आदि, इसका मतलब इन दोनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो लगभग एक जैसा होता है, सुनने में हमें एक जैसा लगता है, लेकिन इनके अर्थ है वह भिन्न भिन्न होते हैं। इन आदि का मतलब होता है कि और भी इनमें साथ है। इस आदि का अर्थ होता है कि पुराने समय से, लगातार पुरातन काल से जो चला आ रहा है। तो इसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इससे बाद में जो हमारा अगला प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा क्या अर्थ आता है दोस्तों? तो समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये शब्द होते हैं वह हमें ऐसे लगते हैं कि दो ऐसे शब्द जिसका अर्थ हमें एक जैसा लगता है कि एक दूसरे के अर्थ पर हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनका अर्थ हकीकत में अलग होता है। जैसे आमंत्रण और निमंत्रण है दोस्तों। आमंत्रण एवं निमंत्रण, इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है दोस्तों। इनका अर्थ क्या होता है कि आमंत्रण का अर्थ होता है कि केवल आपको बुलाया गया है,
वहाँ पर आपको नाश्ता पानी करवाया जाएगा। लेकिन जब आपको निमंत्रण दिया गया है तो वहाँ पर आपको भोजन भी करवाया जाएगा। ऐसे ही कई ऐसे शब्द हैं जैसे अस्त्र है, शस्त्र है, ये विभिन्न प्रकार के शब्द है जो हमें अर्थ में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ है वो हकीकत में अलग होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में हमारा अगला जो प्रकार आता है शब्द समूह के लिए, मतलब है कि एक शब्द समूह के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य या शब्द समूह के लिए, वाक्य या शब्द समूह के लिए एक शब्द। ऐसे शब्द भी होते हैं दोस्तों जो एक लंबा चौड़ा वाक्य होता है, उसका एक अर्थ होता है। मतलब ये हुआ कि जो जिसे हम अमर कहते हैं, जो कभी न मरने वाला, कभी न मरने वाला, जिसे हम अमर कहते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत एक बड़ा वाक्य है, उसका एक शब्द बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसके बाद में हमारे पास दोस्तों समूहवाची शब्द आते हैं। क्या आता है दोस्तों, समूहवाची शब्द। इसका मतलब होता है कि जब हम बहुत सारे समूह हैं, जैसे लोगों का समूह है तो उसे हम भीड़ कह लेते हैं। तो ऐसे जो शब्द है, बहुत सारे पुरुष है जो पुलिस में लगे हुए हैं, महिलाएं व पुरुष, तो उसको हम पुलिस कहा, तो ये समूहवाची शब्द है। ये एक समूह का बोध कराते हैं, जैसे विद्यार्थी। ऐसे कई सारे जातिवाचक शब्द होते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं भी है, अन्य भी शब्द है जिसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रकार है दोस्तों, वह अगला है वो ध्वन्यार्थक शब्द है दोस्तों। कौन सा है, ध्वन्यार्थक शब्द जो ध्वनि प्रोड्यूस करता है। अगला हमारा प्रकार है वो ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द होते हैं दोस्तों जो ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पशु पक्षियों जानवरों की आवाज़ें। ऐसे कई शब्द होते हैं जो ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं दोस्तों। तो अब हमने क्या क्या जाना ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शब्द विचार का हमने मोटा मोटा ओवरव्यू देखा, और जो अब हमारे सिलेबस के पार्ट्स है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे दोस्तों कि क्या क्या है जो हमें अच्छे अंक दिला सकते हैं। तो आपने हमारे इस सेशन को देखा, आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक सूचना आप तक पहुंच सके सबसे पहले, जिससे आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद।